अन्नदाता, 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 नीत तुम्हारा अन्नदाता, पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना, मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने, आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता, अन्नदाता। नमस्कार, मैं हूं शुभम मिश्रा और आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत करती हूं। देश के हर व्यक्ति के जीवन में किसानों का अहम योगदान है, क्योंकि किसान ही हमारे लिए अन्न को उपजाते हैं और देश के हर व्यक्ति को खाना प्रदान करते हैं, और इसीलिए उन्हें अन्नदाता भी कहा जाता है। और ऐसे ही किसानों को खेती बाड़ी की नई तकनीकी जानकारी देने की कोशिश हम करते हैं। तो चलिए कार्यक्रम की शुरुआत करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में खास। धान की फसल में बीजीए का प्रयोग और इसके लाभ। ककोड़ा की खेती करके किसान कमा सकते हैं अच्छी आमदनी। अपने राज्य में धान की खेती ज्यादा क्षेत्रफल में की जाती है और इस फसल से उत्पादन लेने के लिए किसान अक्सर रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग करते हैं, जिससे उत्पादन तो अच्छा मिल जाता है लेकिन कृषि लागत बढ़ जाती है। साथ ही इन रासायनिक खादों में मिट्टी की उर्वरा शक्ति कम हो जाती है। ऐसे में किसान धान की फसल में नील हरित शैवाल यानी बीजीए का प्रयोग करके यूरिया जैसे जरूरी पोषक तत्व की काफी हद तक पूर्ति कर सकते हैं। और बीजीए बनाने की विधि के बारे में जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय जिला रांची के मृदा वैज्ञानिक डॉक्टर NC गुप्ता से। किसान भाइयों नमस्कार, जोहार। आज मैं आपको ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसे हम नील हरित शैवाल और ऐसे भाषा में काई जिसको कहते हैं, यह एक तरह से वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होता है वो भूमि को प्रदान करता है, और ये भूमि में जब मट्टी में जब प्रदान होता है तो वो पौधों को नाइट्रोजन देता है। इसको हम उपयोग करने से, नील हरित शैवाल को उपयोग करने से यह पाया जाता है कि 25 से 30 किलो यूरिया हमें बचत होता है, जो 45 से 60 किलोग्राम यूरिया को हम बचत करते हैं। अब है इसे हम कैसे बनाते हैं। सबसे पहले कि नील हरित शैवाल एक छोटे सीमांत किसान अपने यहाँ भी बना करके और इससे से अधिक अपने खेत में उपयोग करते हैं। चलिए अब बात करते हैं बीजीए बनाने की विधि के बारे में। नील हरित शैवाल खाद को किसान भाई कम खर्च में अपने घरों के आसपास बेकार पड़े भूमि में बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले ऐसे स्थान का चुनाव करना चाहिए जहां सूर्य का प्रकाश और शुद्ध हवा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसे बनाने के लिए गैल्वानाइज्ड यानी जंग रोधी लोहे की चादर से 2 मीटर लंबा, 1 मीटर चौड़ा और 15 सेंटीमीटर ऊंचा एक ट्रे बना लेते हैं। इस प्रकार का ट्रे ईंट और सीमेंट के द्वारा भी बना सकते हैं, या फिर इसी साइज का गड्ढा खोदकर उसमें नीचे पॉलीथीन शीट बिछाकर पानी डालकर भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
इसको हम ग्लेमनाइट सीट को अगर नहीं करते तो इसे हम सीमेंट का भी हम बना सकते हैं, सीमेंटेड का भी बना सकते हैं। ग्लेमनाइट सीट में फिर 10 केजी हम दोमट मट्टी, उपजाऊ मट्टी को डालते हैं। उसमें 100 से 200 ग्राम रॉक्स फॉस्फेट डालते हैं और 10 ग्राम सोडियम मोलिब्डेट नामक रासायनिक है, उसको डाल करके अच्छी तरह हम ट्रे में मिला देते हैं और ट्रे में हम 4 से 5 इंच पानी भर देते हैं ताकि वो मट्टी नीचे की ओर बैठ जाए। इसके बैठने के उपरांत हम फिर इसमें 200 से 250 ग्राम नीलहरी शैवाल की बीज को छिड़काव करते हैं और यह एक माने धूप प्रकाश संश्लेषी माने धूप में पूरी तरह धूप में होना चाहिए, ठंडी अवस्था में नहीं। जो धूप में होने से इसकी पैदावार बहुत जल्दी से होता है, 15 से 20 दिनों में इसकी पैदावार होती है। लगभग 7 से 8 दिनों के बाद पानी में गहरे हरे रंग की काई की परत दिखाई पड़ने लगती है। जब ऐसा होने लगे तब पानी को सूखने के लिए छोड़ देते हैं। और पानी सूख जाए तो काई या शैवाल को आधा सेंटीमीटर की गहराई तक खुरचकर थैली में भर लें। फिर ट्रे में पानी डालकर इस क्रिया को 2-3 बार दोहराएं। एक बार भरे ट्रे से लगभग 1.5 से 2 किलोग्राम शैवाल खाद की प्राप्ति होगी। यह कार्यक्रम सालों भर चलाकर शैवाल खाद बनाया जा सकता है। एक ट्रे से 2 से 3 बार हम शैवाल का कलेक्शन कर सकते हैं, जो 4 से 5 केजी शैवाल के बराबर होता है और इसको अच्छी तरह से हम धूप में सुखा करके 2 साल तक कम से कम हम अपने पास रखते हैं। तो ये तो हो गया हमारा बनाने की विधि कि हम इस तरह बनाते हैं। अब इसे हम कहाँ यूज करते हैं, इसके उपयोग करने से क्या फायदा होती है। यह शैवाल धान के खेत में हम उपयोग करते हैं। अगर एक ही खेत में बार बार अगर हम शैवाल का यूज कर रहे हैं धान के खेत में, तो बाद में फिर हम शैवाल का उपयोग नहीं भी करने से शैवाल उसमें पाया जाता है और हम इस तरह 20 से 25 केजी नाइट्रोजन मिलता है इसके अति देने से। शैवाल को उपयोग करने से एक तो मट्टी की जो उर्वरकता शक्ति है वो बरकरार रहती है। सबसे पहला भूमि में उर्वरकता शक्ति बरकरार रहता है और इसे खेत में उपयोग करने से, धान के खेत में उपयोग करने से 15 से 20% उपज में वृद्धि होती है। यह हम लोगों का कृषि महाविद्यालय में देखा गया है कि 15 से 20% आपका उपज में वृद्धि होगी और जो भी पौधे में जो कीटनाशक जो लगते हैं वो उसमें सुधार होती है, उसको देखने में सुधार होती है कि इस एकदम एक तरह से ये जैविक खाद है और जैविक खाद के उपयोग करने से पौधा हष्ट पुष्ट पाया जाता है। किसान भाइयों, अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता में बहुत बहुत स्वागत है। ककोड़ा, जिसे प्रदेश में किसान खेक्सा के नाम से भी जानते हैं, ये एक जंगली सब्जी है जो कि सेहत की दृष्टि से काफी लाभकारी है। इसकी खेती प्रदेश के ग्रामीण क्षेत्रों के बहुत से किसान भाई करने लगे हैं। अगर आप भी इसकी खेती करने की सोच रहे हैं तो इसकी खेती के समय किन किन बातों पर खास ध्यान दें, जानते हैं बिरसा कृषि विश्वविद्यालय रांची के कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर जयलाल महतो से। किसान भाई नमस्कार।
आज जो है हम आपको खेक्सा के विषय में, खेक्सा या खेक्सी के रूप में आप जानते हैं, इसको मीठा करेला भी कहते हैं और साइंटिफिक नेम जो है इसका माइमोसिका डायोक्सिया है। ठीक है, ये जो है करेला की तरह दिखता है, लेकिन करेला से थोड़ा अलग होता है, छोटा होता है और इसमें कांटा छोटा छोटा होता है, इसको इसीलिए मीठा करेला भी बोलते हैं। ककोड़ा की सब्जी पौष्टिक गुणों से भरपूर होती है। ककोड़ा के हरे रंग वाले फलों की सब्जी बनाई जाती है, जिसमें 9 से 10 कड़े बीज होते हैं। औषधीय गुणों से भरपूर होने के कारण बाजार में इसकी मांग अच्छी होती है। ककोड़ा गर्म एवं नम जलवायु की फसल है। ककोड़ा की खेती उन स्थानों पर सफलता पूर्वक होती है जहां औसत वर्षा 1500 से 2500 मिलीलीटर होती है। अब आइए कि इसके खेत की तैयारी। हालांकि खेत की तैयारी जो है आप मई से ही आप चाहें तो उस समय धूप अच्छा रहता है, जिसमें कि आप खेत को गड्ढा बना लें। गड्ढा बनाने के लिए जो 1 फीट जो है चौड़ा रखते हैं, 1 फीट लंबा और 1 फीट गड्ढा बनाते हैं। उसका पूरा मिट्टी को निकाल के बाहर डाल देते हैं। उसके बाद में जब हमको सोई करना हो उसके 1 सप्ताह पहले जो है हम क्या करते हैं कि उसमें जो है हर गड्ढा में 2 किलो जो है कंपोस्ट डालते हैं। अगर कंपोस्ट नहीं है तो आजकल वर्मी कंपोस्ट भी मिलता है, उसको अभी आप डाल सकते हैं। डालने के बाद में हर गड्ढे में जो है 30 ग्राम यूरिया, 100 ग्राम SSP और 20 ग्राम जो है MOP प्रति गड्ढे के हिसाब से सभी में डालते हैं। जब खाद वगैरह डालते हैं उस समय जो है जो इंसेक्टिसाइड है उसको 10 ग्राम के हिसाब से पर गड्ढे में हम बुरकाव कर देते हैं, जिससे कि हमको कीड़ा मकोड़ा बीज में नहीं लगे, पौधा के जड़ में नहीं लगे। ककोड़ा की खेती विभिन्न प्रकार की मिट्टी में उगाई जा सकती है, परंतु उसकी खेती रेतीली भूमि जिसमें पर्याप्त मात्रा में जैविक पदार्थ हो तथा जल निकास की उचित व्यवस्था हो अच्छी रहती है। इसके साथ ही मृदा का pH मान 6 से 7 के बीच होना चाहिए। ककोड़ा अम्लीय भूमि के प्रति संवेदनशील होती है। एक बात ध्यान रखना है कि जैसे हम अभी जो बोले कि हमारा जो प्लॉट होता है ये 9 गड्ढे का एक प्लॉट बनता है। 9 गड्ढा में करते क्या है कि हमारा बेसिक क्या है कि 8 गड्ढा जो होगा उसमें फीमेल डालेंगे और कहने का मतलब मादा डालेंगे जिसमें फल आएगा, और जो एक पौधा बीच में रहेगा उसमें मेल डालेंगे जिसको नर कहते हैं, जिसमें कि हमको फल नहीं लगेगा, केवल वो जो है परागण करेगा और फीमेल पौधे का, जिससे कि हमको फल मैक्सिमम मिल सके। वैरायटी का बात करते हैं, किस्म का बात करते हैं तो RK1 के रूप में जिसको बोलते हैं RMD1 कनकोडा, इस नाम से है। तो प्लांट को तो कोई दिक्कत नहीं है कि आप जो है मेल फीमेल के रूप में आपको मिल जाएगा। तो 8 पौधा जो है फीमेल को लगाएं और 1 पौधा जो है मेल को लगाएं। तो ये याद रखना है कि एक गड्ढा जो है हमको मेल के लिए डालना है, और उसके बाद में जो है अब जो है ये खेत की तैयारी हो गया और गड्ढा को हम भर देंगे। गड्ढा को जब भरेंगे तो भरने के बाद में उसको हमेशा याद रखेंगे कि 6 इंच जो है आप उसको ज़मीन से ऊपर रखें, थोड़ा सा ऊपर से फ्लैट कर दें, मतलब बराबर कर दें, और उसमें 3 कोना आकार का आप एक आकार बना दें जिसको कि कोने पर आप 1 या 2 सीड डाल दें। 3 सीड डालते हैं ताकि ये पौधा हमको नजर आए। ककोड़ा के बीजों की बुवाई का समय जून जुलाई है। बीज के साथ साथ ककोड़ा का प्रवर्धन उसके वानस्पतिक अंगों से भी किया जाता है। बीजों के द्वारा प्रवर्धन से 1:1 में नर व मादा पौधे मिलते हैं। इससे जड़ के कंद द्वारा रोपाई करना ज्यादा फायदेमंद होता है। नर के लिए यह याद रखिएगा कि कभी जब आप सोइंग करेंगे जर्मिनेशन हो जाएगा, उसके बाद में 60 से 70 दिन से करीब करीब फ्लावर आ जाएगा। फ्लावर आ जाता है, उस फ्लावर को देखेंगे कि जैसे ही फ्लावर आ जाता है तो जिस फ्लावर में अगर फल लगा हुआ नहीं फूल है तो उसको आप समझें कि ये नर है। नर को उस प्लांट को हटा दें, जहाँ ज़रूरत है वहाँ पर लगा दें, और जो जिसमें फल आ गया है आप उसमें तो फल लेना ही है इसलिए उसको रहने दें। लेकिन जो नर वाला पौधा है उसको आप 70 से 75 दिन के बीच में उसको हटा दें। इस तरह से जो है हमको 1 हेक्टेयर में करीब करीब 23 से 23,000 के लगभग प्लांट हमको पीट मिल जाएंगे और प्लांट मिल जाएंगे। अगर 1 एकड़ का बोलें तो इसमें करीब करीब 1000 हमको पीट मिल जाएगा और 1000 प्लांट मिल जाएगा। ककोड़ा से अधिक उपज प्राप्त करने के लिए पौधों को सहारा देना आवश्यक है। स्टेकिंग करने से
पौधों की बढ़वार अच्छी होती है। गुणवत्ता युक्त फल प्राप्त करने के लिए बांस या सूखी लकड़ियों की टहनी आदि से सहारा देना आवश्यक होता है। इस पर बहुत कम कीट व्याधियों का प्रकोप होता है, परंतु फल मक्खी ककौड़ा के फलों को अधिक नुकसान पहुंचाते हैं। रोकथाम के लिए क्विनालफॉस 25 EC की 2 से 3 मिलीलीटर मात्रा प्रति लीटर पानी की दर से छिड़काव कर फसल की सुरक्षा की जा सकती है। एक बात और है कि आप एक इतना याद रखें कि ये जो टिश्यू कल्चर के हिसाब से मिलता है, ये RMD रिसर्च सेंटर है, कॉलेज है, वहाँ पर आपको ये पौधा मिल जाएगा अंबिकापुर में। अंबिकापुर में ये स्थित है और वहाँ पर अभी जो है टिश्यू कल्चर्स के हिसाब से और उसके बाद में ये कंद होता है उससे प्लांट ग्रो करते हैं। अगर इन सभी दोनों से भी, अगर कंद से भी कर रहे हैं या जिससे मतलब कि टिश्यू कल्चर से भी कर रहे हैं, कोई बात नहीं है, हमको मेल फीमेल का अंतर होना चाहिए। ये जो है आपको हर प्लांट से करीब 3 से 4 किलो करीब आपको फल मिल जाएगा और करीब आपको जो है ये अभी बाजार में जो है करीब ये 120 रुपये किलो तक का मिलता है केजी। हाँ, शुरू में जब आता है तब, बाद में तो 50-60 रुपये हो जाता है, ठीक है, लेकिन ये मुनाफा आपको अगर जितना जल्दी करेंगे आप बाजार में ले जाएंगे आपको उतना ही मिलेगा। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां। यहां रुकेंगे एक और छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। फलदार पौधों में पपीता की बागवानी किसानों को कम समय में अच्छी आय देने वाली फसल है। इसकी बागवानी करके किसान अच्छी खासी आय भी कमा रहे हैं। आज हम आपको गांव ढोटसर, जिला जयपुर के प्रगतिशील किसान रमेश यादव से मिलवा रहे हैं, जो पपीता की खेती पर अपने अनुभव साझा कर रहे हैं। तो आप भी देखिए और लाभ उठाइए। मैं आपको पपीता के पौध तैयार करते हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। किसान भाइयों, ये किसान पपीता की पौध उन्नत तकनीक से कर रहे हैं, जिससे इनके पौधे खराब नहीं होते हैं और स्वस्थ पौध की प्राप्ति होती है। अपन को जो ट्रे आती है प्लास्टिक की, जो अपने जो ट्रे ली है उसमें कोकोपीट और वर्मी कंपोस्ट खाद लेनी है। कोकोपीट को पहले दिन भिगोना है, भिगो के तो वो अच्छी तरह से भीग जाएगा। दूसरे दिन 2 भाग लेना है कोकोपीट को और 1 भाग लेना है वर्मी कंपोस्ट का। उसको मिक्स करके जो अपने ट्रे लिए उसमें भरना है। उसको ज़्यादा दबाना भी नहीं है, हाथ से फेर के उसको भर देना है। भर के उसमें जैसे जारा है उससे पानी देने से उसमें क्या पूरा में नमी हो जाएगी। जो अपने पौध तैयार कर रहे हैं उस बीज को अपन बोरी के टाट में 3 दिन के लिए भिगोना है। 3 दिन के लिए भिगोने के बाद में उसको हल्की सी धूप में उसको सुखाना है। सुखा के ये मैंने जो पौध तैयार की है ये रेलेडी ताइवान है, ये मैंने इसी प्रकार से तैयार की है। ये जैसे ट्रे भर ली, उसमें खड्डा करना है, खड्डे करके उसमें एक एक बीज डालना है। एक एक बीज डालने के बाद में उसको थोड़ा थोड़ा ढकना है। इसमें विशेष प्रकार से ध्यान तो ये रखना है, पानी का ध्यान रखना चाहिए। अगर पानी का समय पर ध्यान नहीं रखेंगे तो ये पौधा क्या है, इसमें जैसे ही उगेगा तो अगर नमी नहीं रहेगी तो वो पौधा ख़त्म भी हो सकता है। इसमें पानी कैसे देना चाहिए, या तो अपने पास झारा होना चाहिए इसमें पानी देने के लिए,
जैसे जारे से पानी दे दिया, ये 15 दिन में अंदर ये पौध निकलना स्टार्ट हो जाएगी। इसी प्रकार मैंने ये पपीता की पौध तैयार की है, ताइवान रेडी जो ये पौधे तैयार की है। पोट्रे से पपीता के पौधों को एक एक करके बाहर निकालना चाहिए ताकि पौधों को किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हो और पौधों की अच्छी बढ़वार हो सके। अगर अपने जो ट्रे में जो पौध है अगर 45 दिन की हो गई, अपन अगर खेत में लगा रहे हैं तो डायरेक्ट अगर अपन ट्रे को ले जाके भी, वैसे भी अगर अपन ऐसे एक एक पौधा निकाल के अपन खेत में ट्रांसफ़र कर सकते हैं। अगर ऐसा नहीं करते हैं, नर्सरी में अगर इनको थैलियों में अगर कोई ले जाना चाहता है तो थैलियों में, यहाँ फिर थैलियों में ट्रांसफ़र होके, जैसे जो अपने जो कोकोपीट ये डाला है इसी कारण डालते हैं जिसमें से पौधा, जैसे थैली में अगर ट्रांसफ़र करना चाहते हैं या खेत में लगाना चाहते हैं तो आसानी से ये पौधा ट्रे से निकल के अपने खेत में लगा सकते हैं। जो पौधा अपन ट्रे से निकालेंगे उसमें ये पूरा कोकोपीट है, वर्मी कंपोस्ट, ये पूरा उस पौधे के साथ ही आना चाहिए। पपीता की पौध तैयार होने के बाद आपको कुछ विशेष बातों को ध्यान में रखना होगा ताकि पपीता के पौधे खेत में लगाने के बाद नष्ट नहीं हो और आपको आगे चलकर इन पपीता के पौधों से अधिक फलों का उत्पादन मिल सके। अब जैसे अपनी पौध 45 दिन की हो गई, अपन को अगर खेत में पौधे लगाने हैं तो कुछ बातों का अपन को ध्यान रखना चाहिए। जैसे बेड बना दी, बेड बनाने के बाद में ये पौधे जो बेड बनाई है उसके ऊपर से थोड़े निचले भाग में लगाना चाहिए। अगर पौधे में अगर पानी अपन ठावले बना के वैसे लगाते हैं तो वो पौधा ख़त्म हो जाता है। कारण ये है कि उसमें फंगस आती है। उसमें ये जो बेड बनाई है उसमें केवल नमी आनी चाहिए। एक तो इस पानी का ध्यान रखना चाहिए, दूसरी बात ये खरपतवार है इसका ध्यान रखना चाहिए और कुछ पानी का ध्यान रखें और सर्दी में पाला से बचाने की थोड़ी सी वो करना चाहिए। अब समय हो गया है प्रदेश के किसानों द्वारा अन्नदाता निःशुल्क फोन के माध्यम से पूछे गए समस्याओं के समाधान का। आज की अन्नदाता हेल्पलाइन में हमने जिस प्रश्न को शामिल किया है उसे पूछा है गांव सिमरा जिला बक्सर के हीरालाल ने। आपने तिल की फसल में किए जाने वाले जरूरी कार्यों पर जानकारी चाहिए है तो इसके लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। तिल के बारे में साझा करना चाहता हूं जानकारी। अगर आप तिल लगाए हुए हैं तो अपने खेत में उसका प्रबंधन मैनेजमेंट जो है किस प्रकार करेंगे, उस संबंध में हम कुछ जानकारी शेयर करना चाहेंगे। सबसे पहले जो आपकी खड़ी फसल है उसमें ये देख लें कि इसमें कहीं इसका पत्ता जो है पीलापन तो नहीं आ रहा है, कहीं उर्वरक की कमी तो नहीं है। अगर इसका पत्तापन में थोड़ा सा भी पीलापन हो और नमी है तो समझ जाइए कि उसमें कुछ यूरिया की मात्रा का स्प्रे करना होगा, टॉप ड्रेसिंग जो बोल, यूरिया की मात्रा, और उसके बाद सिंचाई तुरंत कर दें। किसान भाइयों, किसी भी फसल से अच्छा उत्पादन प्राप्त करने के लिए उसमें पोषक तत्वों की संतुलित मात्रा का उपयोग किया जाता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए तिल की फसल में सफूर और पोटाश की पूरी मात्रा व नत्रजन की आधी मात्रा को बोने के समय आधार रूप में दे दिया जाता है और शेष नत्रजन की आधी मात्रा को खड़ी फसल में बोने के 30-35 दिन बाद निंदाई गुड़ाई करने के बाद खेत में पर्याप्त नमी होने पर प्रयोग करें, जिससे फसल की अच्छी बढ़वार होगी। अगर उसमें खरपतवार है तो उसकी भी निकाई गुड़ाई जरूर करें। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखें कि जब फसल बड़ी हो जाती है तो उसमें बहुत निकाई गुड़ाई की ज़रूरत नहीं पड़ती है। उसके लिए आप ये देखेंगे कि मेड़ पे पौधा सही से है या मिट्टी चढ़ाव की ज़रूरत है, उसका संतुलन है कि नहीं है, तो हल्का से आप मिट्टी के चढ़ा करके कर सकते हैं। और फूल निकलने के समय में किसी तरह का कोई आपको रोग व्याधि या कीट का प्रकोप लगे तो उस पर ज़रूर अवश्य ध्यान देना चाहिए उसके प्रबंधन की ओर। बहुत जब बारिश होती है तो इसमें इसको जो बोलते हैं फल को कैप्सूल बोलते हैं। कैप्सूल क्या होता है कि उसमें जब मैच्योर हो जाता है
परिपक्व हो जाता है तो उसमें उस समय पानी नहीं आना चाहिए। अगर वो उसमें पानी लग गया तो सड़ जाएगा, गल जाएगा। तो किसान भाई इस पर ज़रूर ध्यान देंगे कि कैसा कैप्सूल है, सूखा है कि नहीं है। इसलिए कैप्सूल जब बन जाए, इसको फल को कैप्सूल बोलते हैं, तो इसमें फल में पानी का जमाव नहीं होना चाहिए। इसमें सबसे पहला महत्वपूर्ण जो रोग लगता है वो है फाइलोडी। फाइलोडी जो है पुष्प क्रम जो होता है इसका, माने फूल का जो गुच्छा होता है जिसको इन्फ्लोरेसेंस बोलते हैं, उसमें एक बीमारी फाइलोडी होता है। वो टेढ़ा हो जाता है, कुछ विकृत रूप ले लेता है। उसके लिए हम लोग उपयोग करते हैं, उसकी रोकथाम के लिए स्ट्रेप्टोसाइक्लिन 0.1 ग्राम प्रति लीटर के हिसाब से उसका स्प्रे करते हैं तो उसका रोकथाम हो जाता है। किसान भाइयों, फाइलोडी रोग के नियंत्रण के लिए सबसे पहले रोगग्रस्त पौधों को उखाड़कर नष्ट कर दे। उसके बाद फोरेट 10G की 10 किलोग्राम मात्रा को प्रति हेक्टेयर के मान में खेत में पर्याप्त नमी होने पर मिलाएं ताकि रोग फैलाने वाले फुदका कीट का नियंत्रण हो जाए। इसके अलावा नीम तेल 5 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी या डाइमेथोएट दवा की 2 मिलीलीटर मात्रा को प्रति लीटर पानी के हिसाब से घोल बनाकर खड़ी फसल में 30, 40 और 60 दिन पर बोनी के बाद छिड़काव करें। इसके अलावा एक इसमें कीड़ा आता है, कीट, जो कि बहुत ही फेमस है, टिल हॉक मॉथ। टिल हॉक मॉथ आता है। टिल हॉक मॉथ एक प्रकार का बहुत बड़ा ही कीड़ा है और अट्रैक्टिव कीड़ा होता है, काले रंग का। उपचार तो कोई कीटनाशी से नहीं करना चाहिए। हम तो ये सुझाव देंगे कि इसको भगाने की व्यवस्था हो या जैविक हो तो उसके लिए कोई स्प्रे इस टाइप का करें कि उसकी गंध से उसका दूर रहे वो, क्योंकि एक जैविक इस तरह का कोई अभी ऐसा आगाद नहीं हुआ है इस पे करने के लिए अभी तक। अगर करते हैं उसमें अगर जैविक में तो कुछ हद तक नीम का जो तेल होता है, करंज का होता है, उसका स्प्रे करेंगे तो वो उससे दूर भागेगा और इसका बहुत ज़्यादा प्रकोप अभी यहाँ नहीं है इसे। तो किसान भाई इस पर ज़रूर ध्यान देंगे। मैनेजमेंट में बहुत ज़्यादा परेशान होने की ज़रूरत नहीं है और झारखंड का जलवायु इसके लिए बहुत ही अनुकूल है। इसलिए हम चाहेंगे कि हमारे किसान भाई तिल की खेती अवश्य करें और इसका फ़ायदा लें और इसका उपयोग भी करें। किसान भाइयों, कृषि संबंधित समस्या और सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 बिहार झारखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512 और साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल आईडी है p18annadatabihar@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180088921663 पर सोमवार से लेकर शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का। कल फिर मुलाकात होगी। फिलहाल इस कार्यक्रम में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।